Okay, so in this video, we'll be taking a look at the topic of tubotympanic type of CSOM या tubotympanic type of chronic suppurative otitis media. अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में लास्ट तो नहीं आई थिंक लास्ट वीडियो में देखा था कि जो CSOM है वो दो टाइप्स का है. हमने कहा था tubotympanic टाइप इज़ द बिनाइन टाइप और द सेफ टाइप, और इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें यही है कि ये बोन को इन्वॉल्व नहीं करती, जो म्यूकोजा है मिडल लेयर का उसको इन्वॉल्व कर रही होती है, इसलिए इसको म्यूकोजल टाइप ऑफ CSOM भी कहते हैं. अच्छा, इसकी एटियोलॉजी क्या है, tubotympanic टाइप होती क्यों है? तो एक तो ये कि ये चाइल्डहुड की डिजीज़ है और इसी एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होती है. और एक तो ये कि ये हो सकती है सिक्वेल ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कि एक्यूट इन्फेक्शन थी, वो रिजॉल्व नहीं हुई, प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं दिया और वो प्रोग्रेस करके टुवर्ड्स क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया. ठीक है, तो इट इज सिक्वेल ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यूजली फॉलोइंग एक्जेंथेमेटस फीवर एंड लिविंग बिहाइंड अ लार्ज सेंट्रल परफोरेशन. तो हमें ये भी पता है कि ये सेंट्रल परफोरेशन होती है ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप में, और ये प्रेजेंट करते हैं एज अ सिक्वेल ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. सेकंड, इसकी जो कॉज है दैट इज असेंडिंग इन्फेक्शन वाया द यूस्टेशन ट्यूब. लाइक इन्फेक्शन अगर रिकरेंट इन्फेक्शन है, लाइक टॉन्सिल्स की है, एडनॉइड्स की है, इन्फेक्टेड साइनसेस की है, दैट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द persistent और रिकरिंग ओटोरिया. ठीक है, असेंडिंग इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर occurs more easily in the presence of an already existing perforation. तीसरी चीज़ है कि persistent mucoid otoria. mucoid otoria मोस्टली एसोसिएटेड होता है विद एलर्जी टू इंजेस्टेंट्स लाइक मिल्क, एग्स, फिश. ठीक है, तो अगर उसको persistent otoria रह रहे तो इट इज़ पॉसिबल कि उसको वो इन्फेक्ट भी हो जाए और CSOM की कंप्लेन आए. ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं फॉर द occurrence ऑफ tubotympanic टाइप ऑफ CSOM. नंबर वन इज sequelae of acute otitis media. Number two is persistent infection spreading via the eustachian tube. ठीक है, जिसमें टॉन्सिल्स इन्फेक्शन हो सकती है, एडनॉइड्स इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्टेड साइनस की इन्फेक्शन हो सकती है. एंड द थर्ड इज persistent mucoid otoria following allergy to the ingestants like milk, फिश, एग एक्सेट्रा. ठीक है, अब पैथोलॉजी क्या है इसमें, कैसे म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्यों इसमें बोन्स की इन्वॉल्वमेंट जो नियर बाय बोन है उसकी इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं होती, वो देख लेते हैं. तो एक तो ये जो tubotympanic टाइप है, दिस डिजीज रिमेन्स लोकलाइज्ड टू द म्यूकोजा ऑफ द मिडल ईयर एंड दैट टू मोस्टली द एंट्रो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द म्यूकोजा. एंट्रो इन्फीरियर पार्ट ऑफ मिडल ईयर लेफ्ट में वी नो के तो यूस्टेशन ट्यूब का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरा मेसोटिम्पैनम का पोर्शन इंपॉर्टेंट. लाइक द क्रोनिक डिजीज जो CSOM भी जो क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तो उसमें हीलिंग भी हो रही होती है, मिनरल में डिस्ट्रक्शन भी हो रही होती है, और डिस्ट्रक्शन कैन टेक ओवर इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज मोर विरुलेंट और इफ द पेशेंट इज इम्यूनोसप्रेस्ड. ठीक है, अच्छा, अब इसके नतीजे में जो हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं एट द लेवल ऑफ मिडल ईयर, वो क्या क्या मिल सकते हैं इन केस ऑफ tubotympanic टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया. नंबर वन, विल बी सीइंग द परफोरेशन ऑफ पार्स टेंसा. ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो पार्स टेंसा का पोर्शन उसकी परफोरेशन मिल सकती है, और उसमें जो परफोरेशन होती है वो सेंट्रल होती है. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मिडल ईयर म्यूकोजा में क्या चेंजेस मिलेंगे, तो मिडल ईयर म्यूकोजा नॉर्मल भी हो सकता है इन केस ऑफ क्विजेंट या इनएक्टिव इन्फेक्शन, और एक्यूट एपिसोड में एक्टिव इन्फेक्शन में जो मिडल ईयर म्यूकोजा होता है एडिमेटस और वेलवेटी होता है. पॉलिप किस तरह का बनता है, तो होता ये है कि पॉलिप इज अ स्मूथ मैस ऑफ एडिमेटस एंड इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा. स्मूथ सा मैस होता है एडिमेटस और इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा को विच हैज प्रोट्रूडेड थ्रू द परफोरेशन ऑफ द मिडल ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और रिप्रेजेंट करता है इन द एक्सटर्नल कैनाल. ठीक है, और इन केस ऑफ tubotympanic टाइप ये पेल होता है, जबकि एटिकोएंट्रल टाइप ऑफ CSOM में ये फ्लैश रेड पॉलिप होता है. ठीक है, अच्छा, ऑस्कुलर चेन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो इज यूजली इंटैक्ट एंड मोबाइल बट इट कैन शो सम डिग्री ऑफ नेक्रोसिस पर्टिकुलरली ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस. तो tubotympanic टाइप में ऑल्दो कोई बोन की नेक्रोसिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन हमें ऑस्कुलर चेन में कुछ चेंजेस मिल सकते हैं नेक्रोटिक लाइक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस में. इसके अलावा टिम्पैनोस्क्लेरोसिस क्या होता है, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस सिंपली हाइलिनाइजेशन और द डिपोजिशन ऑफ हाइलिन एंड सब्सिक्वेंट कैल्सिफिकेशन ऑफ सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू. नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे टिम्पैनोस्क्लेरोसिस जस्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करेगी, पर ऐसा नहीं है. ये मिडल ईयर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे पहले उनकी हाइलिनाइजेशन होती है और सब्सिक्वेंट उनकी हो जाती है कैल्सिफिकेशन. ठीक है, लाइक पहले वहाँ पे एक फाइब्रोसिस ही होगी, कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होगा एंड देन वहाँ पर हो जाएगी कैल्सिफिकेशन. अच्छा, इट इज सीन इन द रेमनेंट्स ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. एक तो मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन तो है, पर जो बाकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बच गई है अदर देन परफोरेशन, उसमें हो जाएगी पहले हाइलिनाइजेशन एंड देन कैल्सिफिकेशन ऑफ द सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू और अंडर द म्यूकोजा ऑफ द ईयर. ठीक है, तो मतलब बिकॉज ऑफ द ये मिडल ईयर में भी हो सकती है, रेमनेंट्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी हो सकती है, और ये इट इज सीन एज चॉकी वाइट डिपॉजिट ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, प्रोमोन्ट्री, ऑसिकल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स, ओवल एंड ऑर्नामेंट. मतलब कहीं पे भी हमें ये चौकी वाइट डिपॉजिट मिल सकते हैं. अच्छा, टिम्पैनोस्क्लेरोटिक मैसेज में इंटरफेयर विद मोबिलिटी ऑफ दी स्ट्रक्चर्स एंड कॉज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है tubotympanic टाइप का, वो एसोसिएटेड है विद टिम्पैनोस्क्लेरोसिस एज वेल. फाइब्रोसिस एंड एडहेशन भी बन सकते हैं. दिस आर द रिजल्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस एंड मे फर्दर इंपेयर द मोबिलिटी ऑफ द ऑस्कुलर चेन एंड ब्लॉक द यूस्टेशन ट्यूब. बैक्टीरियोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन से इन्वॉल्व है इन केस ऑफ CSOM, तो उसमें हम देखते हैं कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म भी हैं. एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली हैव स्यूडोमोनास अर्जिनोसा, वी हैव प्रोटियस, वी have E. coli, we have Staphylococcus aureus. Anaerobes में we have Bacteroides fragilis and anaerobic Streptococci. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं. क्लिनिकल फीचर्स क्या है tubotympanic टाइप के, तो उसके ना बहुत ही माइल्ड फीचर्स होते हैं. ऑलरेडी टोल्ड कि एक तो ईयर डिस्चार्ज की कंप्लेन होती है, पेन की कंप्लेन नहीं होती है सच, हेयरिंग ईयर डिस्चार्ज की कंप्लेन होती है, हेयरिंग लॉस की कंप्लेन होती है, परफोरेशन का बताता
है पेशेंट के, उस कान में जो पर्दा है वो फट गया है, मिडल ईयर म्यूकोजा में कोई चेंजेस आते हैं, तो ये 4 इंपॉर्टेंट उसके सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं। अच्छा, ईयर डिस्चार्ज कैसा होता है? इट इज़ नॉन ऑफेंसिव, म्यूकोइड या म्यूकोपरूलेंट। प्रूलेंट मतलब प्रूलेंट बहुत कम होता है, मोस्टली ये म्यूकोइड होता है या म्यूकोपरूलेंट होता है। एंड इट कैन बी कॉन्स्टेंट, कैन बी इंटरमिटेंट, एंड द डिस्चार्ज अपीयर्स मोस्टली एट द टाइम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एन एक्सीडेंटल एंट्री वाटर इनटू द ईयर, की मतलब कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है या एंट्री हुई है कान में पानी से, लाइक ड्यूरिंग स्विमिंग, ड्यूरिंग टेकिंग अ शॉवर, ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसके नतीजे में ईयर डिस्चार्ज शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली जो हियरिंग लॉस मिलता है वो मोस्टली कंडक्टिव टाइप का होता है और सीवियरिटी मतलब इट इज़ नॉट मोर देन 50 डेसिबल्स। और समटाइम्स द पेशेंट रिपोर्ट्स द पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, वो ये कहता है कि जब उसके कानों में डिस्चार्ज पड़ा होता है या कान से डिस्चार्ज हो रहा होता है म्यूकोइड म्यूकोप्रूलेंट, उस दौरान उसको अच्छा सुनाई देता है। उसका रीज़न ये है कि शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है राउंड विंडो का। मतलब मोस्टली तो ये होता है कि साउंड वेव्स होती हैं, स्ट्राइक करती हैं बोथ ओवल एंड राउंड विंडो टुगेदर, लेकिन अगर डिस्चार्ज पड़ा हो तो वो राउंड विंडो को शील्ड कर देगा, तो इसकी वजह से सारा जो साउंड वेव्स है ओवल विंडो में एंटर होंगी और मतलब इस तरह से उसमें बेटर साउंड हियरिंग इफेक्ट आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। इन द लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस कोक्लिया में भी डैमेज ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द ओवल एंड द राउंड विंडोज, एंड हियरिंग लॉस में बिकम मिक्स टाइप, लाइक सेंसरी न्यूरल भी हो जाएगा और हो जाएगा वो कंडक्टिव टाइप भी। देन परफोरेशन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा सेंट्रल परफोरेशन नजर आएगी इन केस ऑफ टिम्पैनिक टाइप ऑफ CSOM, एंड इट मे बी एंटीरियर पोस्टीरियर और इंफीरियर टू द हैंडल ऑफ मेलियस, एंड इट मे बी स्मॉल मीडियम और लार्ज। एक चीज़ आपको मैंने बतानी थी, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये अटैच हुई है फ्रॉम विद द बोन वाया दिस एनुलस टिम्पैनिकस। ठीक है। अच्छा, हम सेंट्रल परफोरेशन ये नहीं कहेंगे कि सेंटर में परफोरेशन तो ये सेंट्रल परफोरेशन है। सेंट्रल परफोरेशन कहीं पे भी हो सकती है, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन अगर ये परफोरेशन जो एनुलस टिम्पैनिकस है ना, ये जो लिगामेंट है, अगर इसको अफेक्ट ना करे, अगर ये बोन को इन्वॉल्व ना करे, तो ये सेंट्रल परफोरेशन है। ठीक है। और अगर ये बोन को इन्वॉल्व करने लग जाए, सराउंडिंग बोन को या इस लिगामेंट को, एनुलस टिम्पैनिकस को इन्वॉल्व करने लगे, तो फिर ये मार्जिनल परफोरेशन बन जाएगी। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। ठीक है। अच्छा, मिडल ईयर म्यूकोसा कैसा होगा? तो इट इज सीन व्हेन द परफोरेशन इज लार्ज, नॉर्मली इट इज पेल पिंक एंड moist when inflamed, it looks red, edematous and swollen। असेसमेंट कैसे करते हैं हम CSOM की? तो एक तो हम एग्जामिनेशन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है। ईयर को हम ऑटोस्कोप से माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं, उसमें क्या कुछ मिल सकता है, हमें वहाँ पे ग्रेनुलेशंस मिल सकती हैं, हमें इन ग्रोथ मिल सकती है स्क्वामस एपिथेलियम की फ्रॉम द एजेस ऑफ परफोरेशन, जिसको हम क्लस्ट्रोमा भी कहते हैं। और हमें स्टेटस पता चल जाएगा, ऑस्कुलर चेन का टिम्पैनिक स्क्लेरोसिस अगर हुई है तो वो पता चल जाएगी, चौके बाद डिपॉजिट्स मिल जाएंगे, एडहेशंस मिल जाएंगी, और मतलब एयर विच अपीयर्स ड्राई में शो हिडन डिस्चार्ज इन द माइक्रोस्कोप, तो हमें जो हिडन डिस्चार्जेस हैं वो पता चल जाएंगे। ठीक है। रियली कोलेस्टोमा में को एग्जिस्ट विद सेंट्रल परफोरेशन, मतलब यूई जो कोलेस्टोमा है ना, वो एक फीचर होता है एटिक्वेंट्रल टाइप ऑफ CSOM का, लेकिन समटाइम्स विद परफोरेशन हमें ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप में भी कोलेस्टोमा ऑब्जर्व हो जाता है। अच्छा, ऑडियोग्राम हम इसलिए करते हैं टू चेक आउट द टाइप ऑफ कंडक्टिव, टू चेक आउट द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। मोस्टली कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, लेकिन समटाइम्स उसमें सेंसरी न्यूरल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है, जैसे हमने लास्ट पेज पे देखा भी है कि जब कोक्लिया पे एब्जॉर्प्शन ऑफ जब कोक्लिया के लेवल पे एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन्स होने लग जाए फ्रॉम राउंड विंडो ओवल विंडो, तब उसमें सेंसरी न्यूरल कंपोनेंट भी आ जाता है। फिर हम कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं डिस्चार्ज की, तो हमें फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक की सिलेक्शन पता चलता है। इसके अलावा हम एक्सरे कराते हैं, मास्टर्ड का CT कराते हैं टेम्पोरल बोन, तो उसमें हमें मतलब नॉर्मली मास्टर्ड बोन अपीयर्स स्क्लेरोटिक, बट उसमें हम क्लाउडिंग ऑफ एयर मिल सकती है, लेकिन बोन डिस्ट्रक्शन का कोई एविडेंस नहीं होता इन केस ऑफ ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप। एटिक्वेंट्रल टाइप में डेफिनेटली बोन डिस्ट्रक्शन होते हैं, वो हम अपनी सब्सिक्वेंट वीडियो में देखेंगे भी। अच्छा, ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है सेफ टाइप ऑफ CSOM का? तो उसमें जो मेजर हमारा ट्रीटमेंट का टारगेट होता है, ये होता है कि हमने ये डिस्चार्ज को ख़त्म करना है, और जो इन्फेक्शन है, क्योंकि सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, तो हम जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, ये डिस्चार्ज को एलिमिनेट करना है, और लेटर स्टेजेस में जब ये डिस्चार्ज कम हो जाए, जो इन्फेक्शन है वो रिजॉल्व हो जाएगी, तब हमने हेयरिंग को रिस्टोर करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ओरल टॉयलेट, ये कान की सफाई। ठीक है। रिमूव बाय डूइंग द ओरल टॉयलेट वी रिमूव ऑल द डिस्चार्ज एंड द डिब्रिस फ्रॉम द ईयर। इट कैन बी डन बाय ड्राई मोपिंग विद अब्जॉर्बेंट कॉटन बर्ड, सक्शन क्लियरेंस कर सकते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप और इरिगेशन कर सकते हैं विद स्टीराइल नॉर्मस लाइन। ईयर मस्ट बी ड्राइड आफ्टर इरिगेशन। ठीक है। हमने क्या करना है, उसको या तो ड्राई कॉटन से साफ कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं नॉर्मस लाइन के साथ, और यही है मतलब हम साफ़ करें जो डब्रीज है, जो वहाँ पर डिस्चार्ज पड़ा है, उससे कान को साफ़ करें, ताकि वहाँ वो डिस्चार्ज मतलब वहाँ गंद पड़ा रहेगा तो उसकी इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे ना। ठीक है। सेकंड, हमने एंटीबायोटिक देनी, क्योंकि अगेन इट इज़ अ सेपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, जैसे हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, हम फ्लोरोक्विनोलोन से होते हैं ना, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एंड देयर आल्सो कंबाइंड विद स्टेरॉइड्स, जिनके लोकल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हो, ताकि वहाँ जो एडेशंस बनी हुई हैं वो कम हो जाए। ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा जो हमने बात की, जो सीडोमोनास इन्फेक्शन होती है उसके लिए एसिडिक पीएच बहुत हेल्प करती है। हम 1.5% एसिडिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम एक चीज़ उसको मतलब डालने का तरीका बताया कि पेशेंट को हम लिटाते हैं विद द ईयर अफेक्टेड ईयर अपवर्ड्स, तो उसमें हम ड्रॉप्स डालते हैं, बाद में ट्रेगर्स को बार बार प्रेस करते हैं तो जो ड्रॉप्स होते हैं मिडल ईयर तक रीच कर देते हैं। तो ये बस तरीका लिखा हुआ है। इसके अलावा जो ड्रॉप्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं लाइक नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, पोलीमिक्सिन, ये अवॉइड की जाती हैं क्योंकि इनमें ऑटोटॉक्सिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ओरल टॉयलेट हो गया, लोकल एंटीबायोटिक्स होगी ये ड्रॉप्स की फॉर्म में, और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स इतनी हेल्पफुल नहीं होती। जस्ट जब एक्टिव एपिसोड हो या एक्यूट एपिसोड चल रहा हो CSOM का, तब हम देते हैं। प्रिकॉशन ये है कि कान को ड्राई रखें, ठीक है। कीप द वाटर आउट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग बाथिंग, ड्यूरिंग स्विमिंग, ड्यूरिंग हेयर वॉश, एंड रबर इंसर्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड दिस। एंड हार्ड नोज ब्लोइंग शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन नेजोफेरिंग से मिडल ईयर तक जा सकती है। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट करें कंट्रीब्यूटर कॉजेज़ का, लाइक हमने देखा कि जो असेंडिंग इन्फेक्शन होती है फ्रॉम द नेजोफेरिंग्स, लाइक एडिनॉइड्स की इन्फेक्शन की वजह से हो, टॉन्सिल्स की वजह से हो, साइनसाइटिस की वजह से हो, हमने उसको भी क्योर करें ताकि रिपीटेड इन्फेक्शन ना हो ना, वो फैले ना, मिडल ईयर में जाए ना। सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने करना होता है कि ओरल, अगर कोई ओरल पॉलिप पड़ा हुआ है या ग्रैनुलेशंस पड़ी हुई हैं, दे हैव टू बी रिमूव बिफोर एंटीबायोटिक्स कुड बी अप्लाइड, ठीक है, ताकि उनका जो एंटीबायोटिक्स असर है वो ज़्यादा हो। एट द टाइम सर्जरी ओरल पॉलिप को हमें कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ओरल पॉलिप इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फेशियल नर्व और फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कैनाल और द स्टेपीज, तो उसके फिर उन स्ट्रक्चर्स का डैमेज होता है, लेबनथाइटिस हो सकता है या फेशियल पैरालिसिस होता है। तो हमने ये ख्याल रखना है कि हमने ओरल पॉलिप को, ग्रैनुलेशन को रिमूव लाजमी करना है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं जिसमें हम, चूँकि इसमें परफोरेशन हुई होती है टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो उसके लिए हमने मेरिंगोप्लास्टी करनी होती है, और हम ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं अगर डैमेज हो ऑसिकुलर चेन का। और अगेन क्लोजर और परफोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू रिस्टोर द हीलिंग। तो बस यही है कि ओरल टॉयलेट करना है हमने, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देने, ये ड्रॉप्स देने, सिस्टमिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, प्रिकॉशंस देनी है, ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटरी कॉजेज और सर्जिकल ट्रीटमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप ऑफ ओटाइटिस, सॉरी हाँ, सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। सो हम अपनी सब्सिक्वेंट वीडियो में इसकी एटिकॉन्ट्रल टाइप भी देखेंगे, बट फॉर नाउ दैट इज इट। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।